नमस्कार, आप देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आपके कई सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हम लगातार आपके सामने लाते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं नोएडा सेक्टर 20 के E150 में, जो कि डॉक्टर विवेक कुमार पाठक जी का एक क्लिनिक है। ENT स्पेशलिस्ट और सर्जन भी है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। G10 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हम लगातार हेल्थ टिप्स देते रहते हैं, तो आज हम नाक कान गले के संबंधित हेल्थ टिप्स ठीक है। देंगे। तो नाक कान और गले से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि ठंड का मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है, पारा जो है लगातार गिरता जा रहा है, कभी 9, 10, 8, 7 ऐसे ही चलता जा रहा है और लोग जो है सर्दी जुकाम से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और उसी बीच जो ये विजिबिलिटी कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है। तो सर, पॉल्यूशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं इससे? तो सर्दी के मौसम में प्राय कुछ समस्याएं नाक कान गले संबंधित देखने को मिलती हैं। उसी संबंधित कुछ पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं इस समय में। तो ये हम देखते हैं कि खासकर एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी जो है वो नीचे चली गई है, जिसकी वजह से लगा पेशेंट एलर्जिक राइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पेशेंटों में नाक में खुजली या गले में खराश, नाक बंद, आँखों में खुजली, ये समस्या लेके पेशेंट आ रहे हैं। और अब आते वो पूछते हैं, सर ये नॉर्मल फ्लू है या ये कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो हम धीरे धीरे करके उनको समझाते हैं कि ये लक्षण क्या है और उसका फिर हम उपचार करते हैं। ठीक है। तो जो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एक ही एज ग्रुप के होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, और जो उनकी बीमारियां होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं? तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के पेशेंट आते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है बच्चों में, क्योंकि बाहर खेलते हैं और थोड़ा मौसम ठंड का मौसम है, तो ऐसे भी ठंड जिसको बोलते हैं ठंड लग गई मतलब, तो कोल्ड वेव्स की वजह से तो ठंड थोड़ा सा बच्चों में जल्दी पकड़ जाती है। वहीं अगर बात करें वयस्कों की, तो उनमें जो नॉर्मल जुकाम वगैरह होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है समस्या में, क्योंकि ज़्यादा आउटिंग ज़्यादा करते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं। बाकी बुजुर्गों के अंदर में जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो सांस की समस्या है, अस्थमा वगैरह इनकी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है इस समय में। तो अभी जो मौसम है और जो बाहर की अभी कह सकते हैं दशा कह सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है और पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। हर तरीके से लोगों ने कोशिश कर ली, सरकार वादे करते चले, उसके बावजूद भी पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। और उसी बीच पहले तो कोविड ने डराया था, लेकिन सर अभी एक वायरस और पैर पसारने की कगार पे कह रहे हैं, HMPV वायरस आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप वायरस को लेकर? क्या कुछ इसमें बीमारी, क्या खतरे किस तरीके के हैं? थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। तो स्पेसिफिक एज ग्रुप्स में, खासकर पीडियाट्रिक एज ग्रुप अगर बच्चे हैं तो उनके अंदर में, और वयस्कों के अंदर में जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा कम होती है, उनमें हल्का सा सचेत रहने की ज़रूरत है। दरअसल घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही प्रेजेंट कर रहा है, मैंने ये देखा है। तो नाक में जुकाम होना, नाक बंद रहना, गले में खराश होना, अगर बच्चों में है तो ये धीरे जो डिहाइड्रेशन भी कर सकता है मतलब, है ना। तो स्पेसिफिक एज ग्रुप्स में थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट इज प्रेजेंटिंग लाइक अ नॉर्मल फ्लू होती है ना। ठीक है। लेकिन जो अभी सर केस देखे गए हैं उसमें सिर्फ बच्चों के अंदर ही ये जो लक्षण है HMPV वायरस के वो पाए गए हैं। तो क्या ये बच्चों के लिए प्रभावित है या फिर बड़े लोगों पे भी इसका असर पड़ सकता है? नहीं, सब पे ही पड़ सकता है वो तो, लेकिन बच्चों में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है मतलब। तो किस तरीके से इस जो वायरस है इससे बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए लोगों को, और साथ ही इसकी कोई जो अगर ग्रसित है उस बीमारी से तो उसके लिए किसी तरीके के उपचार? तो नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि जो रेस्पिरेटरी वायरसेस जो करते हैं वही करना है, मास्क का यूज़ करना है, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंस, यही जो नॉर्मल पहले से करते आ रहे हैं वही चीज़ आपको फॉलो करनी है, बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है एकदम, है ना? तो क्या ये वायरस मैन टू मैन फैलता भी है? जी, किस तरीके से? वही जैसे पहले रेस्पिरेटरी वायरसेस फैलते हैं मतलब थ्रू उसको बोलते हैं फोमाइट या एयरोसोल के थ्रू स्प्रेड करता है। तो साथ ही क्योंकि सुनने को मिला कि कोविड के बाद ये वायरस आ रहा है, कोविड जैसा ही है, चाइना से ही ये वायरस निकल रहा है, तो क्या कोविड की तरह के लक्षण है इसमें भी? है पर माइल्ड है अभी, है ना। तो अभी तो कोई कुछ ही केस देखने को मिले हैं, तो माइल्ड माइल्ड केसेस हुई हैं, नॉट सो मच यू कैन से, उतना नहीं है अभी, है ना। ठीक है। और दूसरी चीज सर, एक और भी लोगों की काफी क्वेरीज होती हैं, प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम जो वीडियोस डालते हैं तो उसमें लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनकी चेस्ट में बहुत जलन रहता है, बाहर जैसे निकलता है, या फिर कोई बाहर चले गए, ज्यादा दूर चले गए तो एकदम से थकान, सांस चढ़ने लगती है और चेस्ट में जलन भी होने लगता है। तो ये किस तरीके के लक्षण है? तो सांस का फूलना जो है वो दिखाता है कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल या सेचुरेशन कम हो रहा है मतलब, ठीक है। अब चाहे वो अपर एयर वे हो चाहे लोअर एयर वे हो, उसका एनरोलमेंट अगर हो रहा है, स्पेसिफिकली अगर लोअर एयर वे का एनरोलमेंट हो रहा है तो अब सांस फूलती है पेशेंट की, कुछ चलने के बाद में या कुछ काम करने के बाद में, जो उसको हम बोलते हैं डिस्पनिया।
सांस जी। फूल जाना है ना, ये अगर देखने को मिल रहा है तो उसका गहन उसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद जो कॉज है उसके ऊपर हम आते हैं, मतलब है ना, जिस या अस्थमा है पेशेंट को, नॉन केस ऑफ अस्थमा है तो उस हिसाब से उसकी जांचें वगैरह होती हैं और फिर उपचार उसका उस हिसाब से चालू करा जाता है। इसके मतलब जैसे आपके पास पेशेंट आता है कोई, उसे बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी साँसें ले रहा है, एकदम से साँस चढ़ गई, उसने 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ा है वो और उसकी साँस एकदम से चढ़ने लगती है। तो ये किस तरीके की बीमारी होती है? उसे भी अस्थमा हो गया है? ये ज़रूरी नहीं कि अस्थमा हो गया है, बहुत सारे कारण हैं। पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट को अगर हो रहा है, मतलब कुछ एक्सर्शन के बाद में, उसको हम बोलते हैं डिस्पनिया, मतलब है ना, एक्सर्शन के बाद में अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उसके कॉज बहुत सारे हैं, जिसमें अस्थमा भी एक कॉज, एक बड़ा कॉज है। तो इसलिए हमने बोला कि वो स्पेसिफिक कॉज निकालने के लिए जांचें वगैरह करते हैं। पहले हम मरीज को देखते हैं, उसके बाद उसको जांचें होती हैं, उसके बाद हम उसको डायग्नोस कर पाते हैं। ठीक है। सर और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि वायरस भी बहुत बढ़ रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, किसी वजह से लोगों को क्योंकि घर में रहने की सलाह दी जा रही है, बेवजह बाहर ना निकलें। और दूसरी चीज़ कि अगर वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास क्लिनिक पे या फिर दवाई दिया आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो किस तरीके से आप उन्हें बोलेंगे कि घर पे रह के किस तरीके से उपचार करें या उन्हें अगर इस तरीके की कोई बीमारी है, सांस संबंधित बीमारी है या फिर किसी भी तरीके की, तो क्या आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे? तो जो नॉन केसेस हैं, जो नॉन एस्थमेटिक पेशेंट है, तो थोड़ा आउटिंग थोड़ा कम करनी होगी। ठंड का मौसम वैसे ही है और थोड़ा पॉल्यूशन अगर जब में रहेंगे तो सांस की दिक्कत आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर घर में रह रहे हैं तो घर में थोड़ा सा अपना ठंड से बच के रहना है, थोड़ा हीटिंग वगैरह भी घर में कर सकते हैं, है ना। और खाने का थोड़ा तो ध्यान रखना है ना, खान पान का अपना। और बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि बहुत गर्म चीज़ हम खा लेंगे पी लेंगे, उससे जो है आराम मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये पैराडॉक्सिकल चीज़ है। बहुत ज़्यादा गर्म खाने से भी क्या होता है, इंजरी वगैरह अंदर होने की संभावना रहती है। ठीक है। तो सर सवाल ये भी आए थे हमारे पास कई सारे कॉल्स भी आए कि आपकी क्लिनिक पे टाइमिंग क्या है? आपके आपसे कब मिल सकते हैं पेशेंट्स? क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि उनकी कॉल्स आती हैं कि सर से हम कब मिल सकते हैं, साथ ही क्लिनिक कब ओपन रहता है? तो इसके बारे में प्लीज़ आप डिटेल में बताएँ। तो किस ऑन कॉल आप जो नंबर स्क्रीन पे आ रहे होंगे उस पर कॉल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। तो वो थ्रू रिसेप्शन आपका तो क्लिनिक मतलब रेगुलर ओपन रहता है? रेगुलर रहता है। तो यानी कि अगर आपको सर से मिलना है, सर विवेक पाठक जी से मिलना है अगर आपको, तो आप कभी भी इनसे कॉल कर सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पे लगातार इनके नंबर फ्लैश होते रहते हैं। सर का एड्रेस है नोएडा के सेक्टर 20 ई 150, जहाँ पे आके क्लिनिक पे बैठ के आप इनसे कंसर्न कर सकते हैं, जो भी आपको बीमारी है सांस संबंधित, गले से, नाक से, तो आप सारी चीज़ों का इनसे बात कर सकते हैं। साथ ही आपको इतने अच्छे उपाय बताएँगे और दवाइयाँ भी इतनी अच्छी बताएँगे कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो एकदम खत्म हो जाएगी। किसी भी एज ग्रुप के आप हैं, चाहे बड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आप जरूर आए, एक बार विजिट करें क्लिनिक पे। आपको खुद ही महसूस होगा कि आप बहुत अच्छी जगह पे आए थे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ दिया। तो हमेशा G10 की टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि वो हमेशा बहुत ही जानकारी हम जो है सबको देते हैं, जिससे कि जागरूकता फैले। और डूज एंड डोंट्स जिसको हम बोलते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसके ऊपर अगर हम ढंग से ध्यान देंगे तो बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मुहिम आपके चैनल ने चलाई है, तो हम मिलकर आगे भी जो है इसके ऊपर ऐसे ही जो जानकारी है वो हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।